नमस्कार, आप सभी का स्वागत भारत एट 7 में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आपको बताएंगे अलग अलग राज्यों की आज की खास खबरें, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से दिया इस्तीफा। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार जमान ने देश को संबोधित करते हुए देश में जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ढाका हवाई अड्डे को तत्काल प्रभाव से 6 घंटों के लिए किया गया बंद। लोकसभा में विनियोग विधेयक पारित। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने वाला विधेयक हुआ लोकसभा में पेश, तो राज्यसभा में तेल शेड से जुड़ा विधेयक किया गया पेश। राज्यसभा और लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित। अयोध्या गैंगरेप मामले में लगातार बढ़ती जा रही हैं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें। भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शीर्ष कमान को सौंपी रिपोर्ट में सभा पर सीधे तौर पर हमला। अयोध्या रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ में क्वीन मेरी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़िता को कड़ी सुरक्षा और डॉक्टरों की देखरेख में लाया गया लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर की हालत पर लिया स्वतः संज्ञान। कहा, कोचिंग सेंटर बन गए हैं डेथ चैम्बर। अगर नहीं हुआ सुरक्षा मानकों का पालन तो अदालत बंद कर सकती है कोचिंग सेंटर। एमसीडी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी। एमसीडी को लेकर दिल्ली की आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। फैसले में कहा, बिना दिल्ली सरकार के परामर्श के भी उपराज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं 10 एल्डरमैन। वायनाड त्रासदी में लापता लोगों को खोजने का कार्य जारी। राह के माध्यम से लोगों को तलाश रही है सेना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश से बिगड़े हालात संभालने की कोशिश। और पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन का बैडमिंटन में कांस्य पदक के लिए मलेशिया के जियाजी ली से मुकाबला जारी। और आइए भारत एट 7 में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। झारखंड राज्य की हेमंत सोरेन सरकार शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं को लेकर किस तरह उदासीन है, इसकी बानगी गिरिडीह में सड़क पर लगी क्लास बयान कर रही है, जो नौनिहालों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिवाकर कुमार की झारखंड से आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। बदहाल है झारखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था। स्कूलों में नहीं है शौचालय और बिजली पानी की सुविधा। किताबों का भी नहीं है अता पता। गिरिडीह में स्कूल भवन की जर्जर हालत। एक अदद स्कूली भवन के लिए वर्षों से तरस रहे हैं बच्चे। विरोध में सड़क पर लग रही है स्कूल की क्लास। झारखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल। ऐसे पढ़ेगा झारखंड तो कैसे बढ़ेगा झारखंड। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो हम तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं वह किसी धरना प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि गिरिडीह में सड़क पर चल रहे स्कूल का है। गिरिडीह नवादा पथ पर स्थित दलित बहुल गांव अंतरो घोर उपेक्षा का शिकार है। यहाँ के बच्चे एक अदद स्कूली भवन को तरस रहे हैं। यहाँ का इकलौता प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो चुका है और अब वहाँ क्लास लगाना खतरे से खाली नहीं है। विद्यालय भवन बनाने की मांग को लेकर कई बार लोगों ने जिम्मेदारों के सामने गुहार भी लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। अब नाराज ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सड़क पर ही क्लास शुरू कर दी। यहाँ सड़क पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि खस्ताहाल भवन को दुरुस्त करने की बजाय जिम्मेदारों ने बच्चों को दूर के स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया, जिससे क्षेत्र के अधिकांश बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि और कोई रास्ता नहीं देख विरोध स्वरूप यह कदम उठाना पड़ा। नवादा टू गिरिडीह रोड पर अमतरो के प्राथमिक विद्यालय के सामने आज सड़क पर स्कूल चल रहा है।
21/10/2022 को ही हम लोगों ने जर्जर भवन का सूचना डीसी से लेकर के तमाम विभाग के लोगों को दे चुके थे कि अमतरो गाँव एक दलित बहुल गांव है, यहाँ दलित बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ का बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अविलंब जो है सो भवन निर्माण करके यहाँ के स्कूल को संचालित किया जाए। लगातार प्रयास के बावजूद भी आज 2 साल हो गया जब बिल्डिंग निर्माण नहीं हुआ। हमारे दलित बच्चों के साथ जो हुआ है, इस अमतरो गांव के लोगों के साथ जो हुआ है, इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल स्कूल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन आज तक पैसों का प्रबंध नहीं हो पाया। तंत्र की इस उदासीनता से लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। ग्रामीणों ने अब सड़क पर क्लास लगाने का निर्णय लिया और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। हम ना आपको इंदिरा आवास मांगने जाते हैं अपने लिए, ना हम लोग आप मनरेगा का योजना मांगने जाते हैं, लेकिन हाँ हम इतना जरूर मांगते हैं कि जिस इलाके में गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ आप खड़े होइए और उनको मदद करने का काम करिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस अनोखे विरोध से जिम्मेदारों की निद्रा टूटेगी और वो शिक्षा के लिए ढांचागत संरचना के विकास पर ध्यान देंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड में दावों से इतर हकीकत कुछ और है। बच्चे एक स्कूली भवन को तरस रहे हैं और तंत्र की लापरवाही की वजह से यहाँ तक कि उन्हें ना तो किताब मिल पा रहा है और स्कूलों में आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बुरा हाल है कि लोग विरोध स्वरूप सड़कों पर क्लास लगा रहे हैं। अपने सहयोगी रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, झारखंड। और भारत 7 में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब खासतौर से पूर्वोत्तर राज्य से जुड़ी खबर। आपको बता दें, बांग्लादेश की सीमा से आ रहे घुसपैठियों का मामला भारत के पूर्वी राज्यों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश सीमा पार करके ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और इनकी पहचान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। त्रिपुरा से 12 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। त्रिपुरा के रास्ते भारत में की थी घुसपैठ। पूछताछ के दौरान उन्होंने वैध दस्तावेजों के बिना बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बीएसएफ के साथ समन्वय बनाकर घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। घुसपैठ बढ़ने के कारण पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाई। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए पूर्वोत्तर घुसपैठ का सबसे बड़ा रास्ता। घुसपैठियों की वजह से पूर्व के राज्यों की डेमोग्राफी में आ रहा है बदलाव। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश की सीमा पार करके गैर कानूनी तरीके से ये लोग भारत आकर अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। इनकी पहचान करना भी एक बड़ी मुश्किल होती है। ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का रेलवे स्टेशन है, जहां बीते दिनों अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में पुलिस ने 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। वैध दस्तावेजों के बिना त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले 12 बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी को लेकर खुफिया जानकारी मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने बीएसएफ कर्मियों के साथ समन्वय बनाकर छापेमारी की और घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। ऐसे लोगों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए रेलवे फोर्स ने अभियान छेड़ा है, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट के रेलवे स्टेशनों में चौकसी बढ़ा दी गई है। त्रिपुरा की आरपीएफ की टीम ने बीते कुछ महीनों में 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। Rohingya penetration to India has increased many-fold, and you will know that last year Assam Police has also strike a network, and ultimately NIA has investigated. I think that government of India must strengthen India's border with Bangladesh, particularly in West Bengal. Because when Chief Minister of West Bengal gives a statement that I will give shelter to the Bangladeshi nationals, so then it's raise a question that how much we are committed against the infiltrators. अगरतला भारत और बांग्लादेश सीमा के नजदीक एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन की दूसरे राज्यों में कनेक्टिविटी है। जानकारी के मुताबिक इस स्टेशन से कई तरह की गिरफ्तारी हो चुकी है।
ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए सबसे बड़ा रास्ता बन चुका है। भारत के कई राज्यों में इन घुसपैठियों की वजह से वहां की डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है। My confidence is that in Assam situation has not worsened after BJP government comes into the power. So, but to say all these things, you need statistics and solid statistical data. So we are comparing 2001 versus 2014 and 2014 versus 2024. And I am sure that after BJP government coming into power, at least Assam is no longer a safe haven. That much I can say. रेलवे की मुहिम के बाद बांग्लादेशी सीमा पर बीएसएफ ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। त्रिपुरा की राजधानी अगलतरा रेलवे स्टेशन में भारत की सीमा पर अवैध तरीके से घुस रहे 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेलवे की मुहिम के बाद बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, त्रिपुरा। तो सतर्कता जो है वो बढ़ा दी गई है जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। फिलहाल भारत एट 7 में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत भारत एट 7 में। और आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के LG MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए केजरीवाल सरकार की सलाह की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल कर सकते हैं दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से मिली है उपराज्यपाल को हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को नामित करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल के पास कुछ शक्तियाँ हैं जिसका पालन सबको करना चाहिए। लेकिन दिल्ली की अराजक सरकार बार बार उस निर्णय के विपरीत जाकर अपने भ्रष्टाचार और चोरी को बढ़ाने का काम करती थी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एल्डरमैन की नियुक्ति न्याय संगत है। और मुझे लगता है कि उस निर्णय के बाद जिस तरह का व्यवहार संजय सिंह कर रहे हैं या जिस तरह का बयान मैंने देखा है वो निंदनीय है। संजय सिंह एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसकी पार्टी की विचारधारा एक बिल्कुल नक्सलवादी विचारधारा है। लेकिन संजय सिंह को सोचना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश में सबसे बड़ी कोर्ट है जिसका हर निर्णय
पक्ष या विपक्ष में आए, लेकिन हर आदमी को वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन संजय सिंह अगर उस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो वो फिर उस नक्सलवादी विचारधारा के पोषक बन गए हैं। उनको इस बात का भी ध्यान नहीं है कि आप उस देश में रहते हैं जहाँ कानून का शासन है। तो दिल्ली नगर निगम में अभी तक ना तो वार्ड कमेटियाँ बनी हैं ना स्थायी समिति की। मैं चाहूँगा कि अब उस पर भी निर्णय शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाने से पार्षद अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, विकास के कई काम रुके हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे जाना चाहिए ताकि लोगों को भलाई के सेवा के काम जल्दी से जल्दी हो सके। वीरेंद्र सचदेवा ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही अब जोन और स्थायी समिति की भी कमेटियों का गठन होगा और उसके बाद दिल्ली में रुका हुआ तमाम विकास कार्य गति पकड़ेगा। कैमरामैन मोहित जोशी, जगमोहन प्रधान और मेरे सहयोगी अमित कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और राजधानी के बाद अब भारत एट 7 में बात करते हैं मध्य प्रदेश की भी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों और मंत्रियों को हफ्ते में 2 दिन भोपाल में रहने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार नई नीति पर काम शुरू कर रही है। अब सभी मंत्री और भाजपा विधायकों को सोमवार और मंगलवार को भोपाल में रहना होगा ताकि विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को राजधानी के स्तर पर पूरा करवा सकें। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट। सबका विकास, और इसके लिए जरूरी है कि संवाद की परंपरा निरंतर बनी रहे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि हफ्ते में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को राजधानी भोपाल में ही रहें और विधानसभा के विकास कार्यों और रोड मैप को लेकर मंत्रियों से चर्चा करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी विधायकों को लेकर लागू की नई व्यवस्था। नई व्यवस्था के अनुसार सभी बीजेपी विधायकों को सप्ताह में 2 दिन भोपाल में रहना होगा। विधायक भोपाल में अपने क्षेत्रों के कार्यों को लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर होगी चर्चा। नई व्यवस्था का मकसद विकास कार्यों में तेजी लाना। मंत्रियों को पहले ही मिल चुका है मुख्यमंत्री का निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी विधायकों को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के सभी बीजेपी विधायकों को अब सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को राजधानी भोपाल में ही रहना होगा। इस दौरान विधायक भोपाल में अपने क्षेत्रों के कार्यों को लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने समस्त विधायकों से ये अपेक्षा की है कि अपने अपने विधानसभाओं के एक रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट बनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रियों को पहले ही निर्देश दे रखे हैं कि वो सोमवार और मंगलवार को भोपाल में रहेंगे। अब सभी बीजेपी विधायकों को सप्ताह के 2 दिन भोपाल में रहने की बात कही गई है। आपको बता दें कि विधायकों की बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव से विधायकों ने शिकायत की थी कि उन्हें मंत्रियों द्वारा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है ताकि विधायकों और मंत्रियों के बीच तालमेल बैठाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के बाद विधायकों के लिए 2 दिन का समय भोपाल में रहने का सुनिश्चित किया। इसके साथ ही मंत्रालय और संचालनालय के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि विधायकों के कामों को प्राथमिकता दे। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस फरमान का कितना असर विधायकों के साथ साथ मंत्रियों के कामकाज पर भी पड़ता है। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ आशीष मंगल सोनी, DD न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में एक नई व्यवस्था, नई पहल, जिसके चलते विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। फिलहाल भारत एट 7 में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर की। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रायबरेली में 19,000 से ज्यादा बनाए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए आरोपी प्रयागराज, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, बहराइच, बलिया और शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह की रिपोर्ट। यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रायबरेली में फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में 7 और लोगों की हुई गिरफ्तारी। मामले में अब तक कुल 17 लोग गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बनवाए थे प्रमाण पत्र। आरोपी प्रयागराज, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, बहराइच, बलिया और शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। रायबरेली के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश ATS लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। अब इस मामले में 7 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए आरोपी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने का काम करते थे। ये लोग प्रयागराज, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, बहराइच, बलिया और शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इस तरह इस मामले में पुलिस अब तक कुल 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह गैंग काम कर रहा था। रायबरेली में 20,000 से भी अधिक फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए थे। ये फर्जी प्रमाण पत्र ग्राम विकास अधिकारी की ID से ही बनाए गए थे। कल 7 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी ATS और थाना सलोन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। सभी अभियुक्तों ने पूछताछ में यही बात बताई है कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और जिन व्यक्तियों को भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती थी तो वो व्यक्ति उनसे संपर्क करते थे और ये ग्राम विकास अधिकारी की ID और पासवर्ड जो डेलीगेटेड रहता था उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की मिलीभगत से सभी लोग ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे और अधिक लालच के चक्कर में, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में यह कार्य उनके द्वारा किया जाता था। यह मामला तब पकड़ में आया जब केरल में एक संदिग्ध पकड़ा गया था। उसके बाद ATS की टीम सलोन आई थी और इस मामले के तार अब बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, ऐसा नजर आ रहा है। अभी भी ये माना जा रहा है कि इस मामले में भारत की नागरिकता पाने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ATS इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी के धर्मांतरण एवं शारीरिक शोषण करने वाले सलमान को पुलिस ने 2.5 महीने बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सलमान पर मुकदमे में अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन की धाराएं दर्ज की गई हैं। दरअसल 9 मई की रात में नाबालिग किशोरी का अपहरण किया गया था। काफ़ी दिनों तक सलमान की तलाश के बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सलमान के बारे में जानकारी जुटाई। इस संबंध में DSP संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अपहर्ता ने बयान में बताया है कि उसके शारीरिक शोषण के साथ धर्म परिवर्तन भी कराया गया। आरोपी सलमान नाम का युवक है। इस संबंध में आज टीम को सफलता मिली और प्रातः अपहर्ता के साथ साथ सलमान की गिरफ्तारी की गई।
अमृता से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी सलमान के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया, साथ ही साथ उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया। अतः मुकदमे में इन सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। वहीं पीड़िता की मां ने हिंदू संगठनों की सराहना की और साथ ही आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। अब आइए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कर्नाटका की। दरअसल जेडीएस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के रायचूर में यादगिरी जिले में पीएसआई परशुराम की मौत के मामले में परिवार वालों से मुलाकात की, साथ ही परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मृतक की पत्नी को फोन कर शोक भी जताया। उन्होंने मामले में न्याय के लिए लड़ने का वादा किया। दरअसल पीएसआई परशुराम की आत्महत्या के बाद भी पुलिस को शिकायत दर्ज कराने में अगर देखा जाए तो करीब 18 घंटे लग गए थे। ऐसे में परिजनों की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। मृतक परशुराम की पत्नी श्वेता का कहना है कि विधायक चेन्नारेड्डी जिले के किसी भी अधिकारी से रिश्वत लिए बिना नियुक्ति और आवंटन के आदेश नहीं दे रहे थे। वह अपने पति के अचानक तबादले और पैसों की मांग से बहुत परेशान थी। जेडीएस के जिला अध्यक्ष राजन्ना के अनुसार जिले में ऐसी स्थिति बन गई है कि ईमानदार अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर परिजनों ने विधायक चेन्नारेड्डी के इस्तीफे की मांग की है। और अब आइए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए खासतौर से हरियाणा की भी। दरअसल हरियाणा कैबिनेट में जो कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि किसानों के लिए लाभकारी है, लेकिन फिलहाल के लिए भारत एट 7 में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।